हेलो एवरीवन, मैं वेदांशी कक। आप देख रहे हैं लर्न विद वेदांशी। तो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7 हिंदी का चैप्टर नंबर 18 जो है संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाज हो गया धनराज। तो वो संघर्ष के कारण, सबको पता है संघर्ष मतलब मेहनत होता है, मेहनत का मतलब स्ट्रगल। तो स्ट्रगल के कारण जो है मैं तुनुक मिजाज हो गया। तुनुक मिजाज का मतलब होता है फ्रेंड्स चिड़चिड़ा। तो धनराज कह रहे हैं, धनराज पिल्लई हॉकी के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है धनराज पिल्लई। तो वो कह रहे हैं कि संघर्ष के कारण वो चिड़चिड़े हो गया है। तो ये जो पूरा जो चैप्टर है ये धनराज पिल्लई के बारे में, धनराज पिल्लई और एक रिपोर्टर जिसका नाम है विनीता, इन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन चलता है। तो मतलब एक इंटरव्यू ले रहे हैं विनीता जो है धनराज पिल्लई का इंटरव्यू ले रही है। तो उसमें अपन को पता चलेगा कि धनराज पिल्लई के बचपन के बारे में, फिर उनकी जर्नी के बारे में, उनकी पहली सैलरी वगैरह के बारे में। जैसे अपन कहते हैं कि पहली सैलरी में मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, तो उनकी भी देखते हैं, उनकी भी क्या अच्छा थी पहली सैलरी के बारे में। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं। तो हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्लई जब 35 वर्ष, स्टूडेंट्स 35 वर्ष का मतलब होता है 35। तो जब धनराज पिल्लई 35 वर्ष के हो गए थे, 35 ईयर्स के हो गए थे, तब उनका साक्षात्कार, मतलब वो उनकी एक रिपोर्टर है जिसको साक्षात्कार कहते हैं हिंदी में। तो रिपोर्टर विनीता पांडे ने उनका इंटरव्यू लिया। इस साक्षात्कार को इंटरव्यू कहते हैं, साक्षात्कार को कहते हैं रिपोर्टर। ओके, तो उनका लिया है इंटरव्यू। किसने लिया है? विनीता पांडे ने लिया है। किसका लिया है? धनराज पिल्लई का लिया है। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं क्या है। तो सबसे पहला तो जो विनीता ही पूछी है, खिलाड़ी पुणे की तंग गोलियों से लेकर मुंबई की हीरा नंदानी पवई कॉम्प्लेक्स तक आपका सफ़र बहुत लंबा और कष्ट साध्य रहा है। उस सफ़र के बारे में कुछ बताएं। तो जैसे कि ऐसे करते हैं ना, रिपोर्टर की खिलाड़ी पुणे की तंग गोलियों से लेकर मुंबई की हीरानंदानी पवई कॉम्प्लेक्स तक आपका सफ़र बहुत लंबा और कष्ट साध्य रहा है। उस सफ़र के बारे में कुछ बताइए। तो ऐसे वो पूछ रहे हैं, और फिर धनराज पिल्लई के सामने से माइक रखा होगा, फिर वो क्या बोलेंगे, उन्होंने बोला बचपन मुश्किलों से भरा था। तो धनराज पिल्लई है, तो ये धनराज पिल्लई की फ़ोटो है। तो ये जो धनराज पिल्लई ये बोल रहे हैं कि मेरा जो बचपन था वो बहुत मुश्किलों से भरा था, हम बहुत गरीब थे। धनराज पिल्लई बहुत गरीब थे। उनके दोनों भाई हॉकी खेलते थे, उसी के चलते उनको भी उस हॉकी का शौक़ हुआ। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि उनको हॉकी का शौक़ किसने दिलाया? उनके हॉकी का शौक़ जो है दोनों बड़े भाइयों ने दिलाया। मतलब वो सबसे छोटे हैं धनराज पिल्लई, उनके 2 बड़े भाई हैं। ठीक है, हॉकी का शौक़ उन्होंने उनसे ही लिया। लेकिन जो हॉकी स्टिक है मतलब उनकी इतनी भी हैसियत नहीं थी, वो इतने गरीब थे कि वो एक हॉकी स्टिक तक नहीं ले सकते, इसलिए अपने साथियों की स्टिक उधार मांगकर काम चलाते थे वो। अब उनके पास पैसे हैं ही नहीं कि वो हॉकी स्टिक ले ले, इसलिए वो क्या करते थे, वो है ना वेट क्या हो गया तो वो क्या करते थे, अपने साथियों की, अपनी फ्रेंड्स की हॉकी स्टिक लेते थे और उसी से काम चलाते थे, उधार में ले लेते थे और फिर से काम चलाते थे। उनको वो तभी मिलती जब उनके फ्रेंड्स उसे खेल चुके होते थे, मतलब यूज्ड हॉकी स्टिक उन्हें मिलती थी। ओके, इसके लिए बहुत धीरज के साथ अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ता था। इसलिए उनको बहुत इंतज़ार करना पड़ता था कि कब वो आउट हुए और कब उसको मिले। जैसे कि करते हैं ना, कब वो क्रिकेट भी करते हैं, कब वो आउट हुए कब मुझे बैटिंग आए, ऐसे उनको इंतज़ार करना पड़ा कब वो आउट हुए और कब मुझे हॉकी स्टिक मिले। तो वो अपनी धीरज के साथ बहुत इंतज़ार करते, धीरज मतलब पेशेंस, तो बहुत इंतज़ार करते थे। तो जो धनराज पिल्लई है वो कह रहे हैं कि मुझे अपनी पहली स्टिक तब मिली जब मेरे बड़े भाई को भारतीय कैंप के लिए चुन लिया गया। जब उनके बड़े भाई को भारतीय कैंप के लिए चुन लिया गया तब उनको अपनी पहली हॉकी स्टिक मिली, वो भी अपनी खुद की। उसने मुझे अपनी पुरानी स्टिक दे दी। बताओ, उनका और हो गया, उनको नई स्टिक नहीं ला के दी उनके बड़े भाई ने,
अपनी पुरानी स्टिक दे दी। ऐसे कैसे भाई हैं? वह नई तो नहीं थी लेकिन मेरे लिए बहुत कीमती थी। वो नई तो नहीं थी लेकिन उनके लिए बहुत कीमती थी। क्यों? क्योंकि वो उनकी अपनी थी। अब उनको किसी से मांगना नहीं पड़ेगा क्योंकि वो उनकी अपनी थी। तो आप अगर बुक के साथ पढ़ रहे हैं तो आप इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए कि वह नई तो नहीं थी क्योंकि वह मेरी अपनी थी। आप ये वाली कर लीजिए। एक मिनट और ऊपर से थोड़ा, हाँ यहाँ से। जब मेरे बड़े भाई को भारतीय कैंप के लिए चुन लिया गया, उसने मेरे को अपनी पुरानी स्टिक दे दी। वह नई तो नहीं थी लेकिन मेरे लिए बहुत कीमती थी क्योंकि वह मेरी अपनी थी। मैंने अपनी जूनियर राष्ट्रीय हॉकी सन 1985 में, तो उन्होंने जूनियर राष्ट्रीय हॉकी कब खेली? 1985 में। जब वो कितने साल के थे? 16 ईयर्स के थे। जब वो 16 साल के थे, 16 साल के थे, तब वो कैसे थे? बहुत दुबले पतले थे और एक छोटे बच्चे जैसा उनका चेहरा था। अपनी दुबली कद काठी के बावजूद मेरा ऐसा दबदबा था कि कोई मुझसे भिड़ने की कोशिश नहीं करता था। तो धनराज पिल्लई जब 16 साल के थे, तभी से उनकी ऐसी पहचान बन गई थी कि उनसे कोई भिड़ने की कोशिश तक नहीं कर सकता था। ओके, मैं बहुत जुझारू था। तो वो बहुत जुझारू थे मैदान में भी और बाहर से, और मैदान के बाहर। तो मतलब बहुत है ना, जुझारू थे। जुझारू का मतलब वो एक तरीके से जहाँ तक है, जुझारू का मतलब होता है, मतलब वो शायद, एक मिनट मैं देखती हूँ गूगल पे। तो फ्रेंड, जुझारू का मतलब होता है जुझारू का मतलब होता है कि एक तरीके से, मतलब मैं आपको अच्छे से बताती हूँ। मतलब वो मैदान के अंदर भी अच्छा खेलते थे और मैदान के बाहर भी अच्छा खेलते। जैसे कि कुछ लोग क्या करते हैं, मैदान के है ना बाहर ही है ना अच्छा खेलते हैं, लेकिन मैंने गलत बोल दिया। वो मैदान के अंदर ही अच्छा खेलते हैं लेकिन वो मैदान के बाहर गलत खेलने लग जाते हैं। तो वो बहुत जुझारू थे क्योंकि वो मैदान में भी अच्छा खेलते थे। वो जुझारू थे, वो मैदान में भी जुझारू थे और वो मैदान से बाहर भी जुझारू, मतलब वो अच्छा मैदान के अंदर भी खेलते तो मैदान के बाहर भी खेलते। 1986 में उन्होंने सीनियर टीम में डाल दिया। तो जब 1986 आया तब वो सीनियर टीम में चले गए। ओके, मतलब अगले ही साल वो सीनियर टीम में आ गए। 1985 में वो जूनियर में थे और 1986 में वो सीनियर में आ गए। और वो जो बोरिया बिस्तर बांधकर मुंबई चले गए। उस साल उन्होंने अपने बड़े भाई रमेश, उस टाइम वो बोल रहे हैं कि मैंने और मेरे बड़े भाई रमेश ने मुंबई लीग में बेहतरीन खेल खेला। हमने खूब धूम मचाई। तो उनके भाई का नाम है रमेश। उन्होंने और उनके भाई रमेश ने, बड़े भाई रमेश ने वहाँ पे मुंबई में बेहतरीन खेल खेला साथ में, और वहाँ पे खूब धूम मचाए, खूब बढ़िया तरीके से खेले, सबको मज़े दिला दिए। इसी के चलते मेरे अंदर एक उम्मीद जागी कि मुझे ओलंपिक 1988 के लिए नेशनल कैंप से बुलावा ज़रूर आएगा। तो अब वहाँ पे वो बहुत अच्छा खेले तो उनके अंदर मतलब कॉन्फिडेंस आ गया, उनके अंदर कोई उम्मीद जागी कि वो ओलंपिक 1988 में ओलंपिक होगा, उसमें उनको नेशनल कप में उनके लिए ज़रूर बुलावा आएगा। उनको ऐसा लगा पर नहीं आया। ओके, मेरा नाम लिस्ट में नहीं था। उनका नाम 57 खिलाड़ियों की लिस्ट में नहीं था। बड़ी मायूसी हुई, वो बहुत उदास हुए। मगर एक साल बाद ही ऑलविन एशिया कप के कैंप के लिए मुझे चुन लिया गया। तब से लेकर आज तक मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो फिर अब उनको देखो उसमें तो आया नहीं, किसमें, ओलंपिक में, लेकिन उनके अगले ही साल एशिया कप में आ गया और वो चुन लिए गए एशिया कप में, और फिर उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। ओके, तो नेक्स्ट सवाल पूछ रही है विनीता। वो पूछ रही है, आपका विद्यार्थी जीवन कैसा रहा? आपके स्कूल के दिनों से आपकी किस प्रकार की यादें जुड़ी हैं? ओके, तो धनराज जी कहते हैं, मैं पढ़ने में एकदम फिसड्डी था।
फिसड्डी मतलब एकदम बेकार। तो कहते हैं मैं पढ़ने में एकदम बेकार था, किसी तरह बस वो 10वीं तक पहुंच गए, 10th क्लास तक बस वो पहुंच गए किसी तरह। लेकिन मगर उसके आगे तो मामला बहुत कठिन था, लेकिन 10th के आगे मामला बहुत कठिन हो गया। एक बात कहूँ, अगर मैं हॉकी खिलाड़ी ना होता तो शायद एक चपरासी की नौकरी भी मुझे ना मिलती। तो वो उनको 10th क्लास वो कैसे कैसे करके पहुंच गए। अगर वो हॉकी के खिलाड़ी नहीं होते ना तो कहते हैं कि मैं चपरासी या फिर नौकरी भी नहीं मिलती मेरे को, कोई चपरासी की नौकरी भी नहीं मिलती। चपरासी होते हैं जिससे काम करते हैं ना, ऐसे रोड वगैरह साफ़ करते, तो उनको उसकी नौकरी भी नहीं मिलती। आज मैं बैचलर ऑफ साइंस का आर्ट्स भले ही ना हूँ, पर गर्व से कह सकता हूँ कि मैं बैचलर ऑफ हॉकी हूँ। भले ही वो बैचलर ऑफ साइंस या आर्ट्स में क्या आता है, SST आती है, और साइंस में फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो आती है। तो ना वो साइंस, तो भले ही वो कहते हैं कि भले ही वो आज साइंस या फिर आर्ट्स के बैचलर नहीं है, लेकिन वो गर्व से कह सकते हैं कि वह बैचलर ऑफ हॉकी है। तो हंसते हुए वो कह रहे हैं, और मेरी शादी के लिए अब मुझे मास्टर ऑफ हॉकी कह सकते हैं। और उनकी शादी के लिए कोई लड़की ढूंढने के लिए उनको मास्टर ऑफ हॉकी कह सकते हैं, मतलब कोई हॉकी का टीचर, मास्टर ऑफ हॉकी, टीचर ऑफ हॉकी कह सकते हैं। तो विनीता पूछती कि आप तुनुक मिजाज क्यों हैं, कभी कभी आप आक्रामक भी हो जाते हैं। तो विनीता पूछती कि आप चिड़चिड़े क्यों हैं, कभी कभी आपको बहुत ज़ोर से गुस्सा भी आ जाता है। तो धनराज कहते हैं इस बात का संबंध मेरे बचपन से जुड़ा है। तो कहते हैं मैं चिड़चिड़ा इसलिए हूँ क्योंकि ये जो बात है ना मेरे बचपन से जुड़ी है। मैं हमेशा से ही अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करता रहा। तो कह रहे हैं मैं बचपन से ही अपने आप को जो है बहुत असुरक्षित महसूस करता रहा। मैंने अपनी माँ को, तो वो कहते हैं कि उन्होंने अपनी माँ को देखा है कि उन्हें हमारे पालने पोषण में कितना संघर्ष करना पड़ता था। तो कह रहे हैं मैं चिड़चिड़ा इसलिए हूँ, मुझे गुस्सा जल्दी इसलिए आ जाता है क्योंकि मेरी जो माँ है ना, वो उन्होंने देखा है बचपन में कि उनकी जो माँ है वो पालन पोषण उनका बहुत मेहनत करके करती थी। और वो कहती है कि वो कहते हैं धनराज पिल्ले कि उनकी तुनुक मिजाजी, उनकी चिड़चिड़ाहटपन के पीछे बहुत सारी वजह हैं, लेकिन वो जो है बिना लाग लपेट वाले आदमी है। मन में जो आता है, मतलब उनके मन में जो आता है ना वो सीधे सीधे कह देते हैं, वो घुमा फिरा के नहीं कहते, इसलिए ताकि उनको बाद में कई बार पछताना भी पड़ता है। उनके मन में जो आता है वो कह डालते हैं, सीधे सीधे कह डालते हैं, इसलिए उनको बाद में पछताना भी पड़ता है। मुझसे अपना गुस्सा रोका नहीं चाहता। तो कहते हैं मुझसे अपना जो गुस्सा है ना वो रोका ही नहीं चाहता। दूसरे लोगों को भी मुझे उकसाने में मज़ा आता है। वो कहते हैं मुझे दूसरे लोगों को भी उकसाने में मज़ा आता है। वो कहते हैं कि उनको अपनी ज़िंदगी में हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए जूझना पड़ा, जिससे मैं चिड़चिड़ा हो गया। तो कहते हैं कि उनको है ना बहुत सारे चीज़ें देखनी पड़ी, बहुत गरीबी सहनी पड़ी, इसलिए वे चिड़चिड़े हो गए हैं। ओके, साथ ही साथ वो बहुत भावुक इंसान है, वो बहुत काइंड मैन है। मैं किसी को तकलीफ़ में नहीं देख सकता। वो कहते हैं मैं किसी को भी तकलीफ़ में नहीं देख सकता। वो बहुत भावुक इंसान है, मतलब वो जल्दी भावुक हो जाते हैं। मैं अपने दोस्तों और अपने परिवार की बहुत कदर करता हूँ। वो जो है हर की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन उनको बहुत जल्दी अगर उनको गुस्सा आ जाए तो वो रोक नहीं सकते। ऐसा मुझे अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगने में कोई शर्म महसूस नहीं होती। अगर वो कोई गलती कर देते हैं तो उनको अपनी गलतियों पे माफ़ी मांगने में जो है उनको शर्म नहीं आती है। तो विनीता फिर दूसरा आगे का प्रश्न पूछती है। वो पूछती है कि आपके परिवार की आपके लिए क्या अहमियत है। ठीक है, वो पूछती है कि आपके परिवार की क्या अहमियत है। तो धनराज कहते हैं, एक में मैं देखती हूँ कितना बड़ा चैप्टर है ये। ओके 3 पेज और बचा है, हो जाएगा। क्या अहमियत है। तो वो धनराज कहते हैं कि सबसे अधिक प्रेरणा मुझे अपनी माँ से मिली। तो कहते हैं सबसे अधिक प्रेरणा मेरे को अपनी माँ से मिली। वो कहते हैं कि उन्होंने हम सब भाई बहनों से अच्छे संस्कार डालने की कोशिश की। वो कहते हैं कि
ठीक है। मैंने उनके सबसे नज़दीक हूँ, तो सबसे प्यारा जो है धनराज पिल्लई है। क्यों सबसे, देखो सबसे जो छोटा होता है ना सबसे प्यारा होता है। दरअसल क्या है, मैं सबसे छोटी हूँ, मुझे पता है, नज़दीक होते हैं छोटे बच्चे। मैं चाहे भारत में रहूँ या विदेश में, तो कहते हैं मैं चाहे भारत में रहूँ चाहे विदेश में, हर बार सोने से पहले वो अपनी माँ से बात ज़रूर करते हैं, अपनी मम्मी से बात ज़रूर करते हैं हर बार सोने से पहले, हर दिन। मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता के साथ संभालने की सीख दिया। उनकी जो माँ है, उन्होंने क्या सीख दी है उनको, उन्होंने सीख दी है कि तुम कितने भी प्रसिद्ध हो जाओ, विनम्रता, लेकिन तुम कभी है ना घमंड मत करना, ठीक है। तो यही सीख उन्होंने दी है, मतलब यही सीख दी है उनकी माँ ने धनराज को। और वो क्या कहते हैं आगे, वो कहते हैं कि मेरी सबसे बड़ी भाभी कविता भी मेरे लिए माँ की तरह है और वह भी मेरे लिए प्रेरणा स्रोत रही है। तो उनकी सबसे बड़े भाई की जो वाइफ है उनका नाम क्या है, कविता, ठीक है। तो सबसे बड़ी भाभी उनके लिए एक माँ की तरह है और वो भी एक प्रेरणा स्रोत है, मतलब उन्होंने भी मेरे को प्रेरणा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विनीता पूछ रही है कि आपने सबसे पहले कृत्रिम घास एस्ट्रोटर्फ पर हॉकी कब खेली। तो ये एक जो है मैदान का नाम है, एक जगह पे है ये मैदान, मुझे पता नहीं है किस जगह पर है, तो एक मैदान का नाम है, तो प्रसिद्ध मैदान होगा। तो वो पूछ रहे हैं विनीता कि इस मैदान में आपने हॉकी कब खेला। तो धनराज कह रहे हैं कि मैंने सबसे पहले कृत्रिम घास पर तब देखी जब राष्ट्रीय खेलों नेशनल्स में भाग लेने 1988 में नई दिल्ली आया। एक मिनट शायद ये मैदान की घास को बोलते हैं शायद, इस घास को। तो बोल रहे हैं मैंने सबसे पहले ये घास राष्ट्रीय खेलों में, नेशनल जो होते हैं ना, उनमें खेली 1988 में जब वो नई दिल्ली आए थे। मुझे याद है कि किस तरह सौम्या और जोक्विन कार्वाल्हो मुझे एक कोने में ले जाकर कृत्रिम घास पर खेलने के गुर बता रहे थे। उनको याद है कि सौम्या एक का नाम है और जोक्विन कार्वाल्हो दूसरे का नाम, मतलब इन दो बंदों ने क्या करा, इस कृत्रिम घास पर खेलने की बार बताई कि ऐसे खेलना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, सिखाया कोने में ले जाके, ओके। और जब वे बताने में लगे हुए थे, मैं झुक कर उस मैदान को छू रहा था। जब वो बता रहे थे तो वो झुक कर उस मैदान को छू रहे थे, मतलब एक तरीके से वो तारीफ़ कर रहे थे, वो सौम्या और वो तारीफ़ कर रहे थे। तो है ना, वो बार बार झुक के जो है उस मैदान को छू रहे थे। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि विज्ञान इस कदर तरक्की कर सकता है जिससे कृत्रिम घास तक उगाई जा सकती है। एक मिनट यार, ये कृत्रिम घास की इतनी तारीफ हो रही है, आखिर ये कृत्रिम है कैसी, चलिए देखते हैं। गूगल बाबा से पूछते हैं। जब मैंने गूगल आंटी से पूछा कि कृत्रिम घास अर्थात, तो उन्होंने बताया कि कृत्रिम घास होती है आर्टिफिशियल घास जो किसी फाइबर से बनी होती है। तो आपको मेरी आवाज़ कैसी लगी। तो कृत्रिम घास बताया गूगल आंटी ने, कृत्रिम घास होती है जो फाइबर से बनी होती है, जो अपन नहीं लगाते पायदानों में, नहीं होती अपन के, वो होती है पायदानों में और डिज़ाइन आती है ना, और वो फाइबर की वो घास। तो ऐसे करके वो कह, अरे यार ये कृत्रिम, तो धनराज जी बहुत आश्चर्य होते उस टाइम कि विज्ञान भी ऐसी घास बना सकता है, बताओ। तो विनीता का नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि हर युवक का यह सपना होता है कि उसके पास एक कार हो। आपके पास अपनी पहली कार कब आई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसने पूछा कि हर बंदे का सपना होता है कि उसके पास कोई कार हो, तो आपके पास अपनी पहली कार कब आई। तो धनराज कहते हैं कि मेरी पहली कार सेकंड हैंड अरमाड़ा थी। तो आप तो फ्रेंड्स इसको अंडरलाइन कर लो कि उनकी पहली कार कैसी थी। तो उनकी पहली कार सेकंड हैंड थी जो अरमाड़ा थी, तो आप इसको अंडरलाइन करो। मेरी पहली कार एक सेकंड हैंड अरमाड़ा थी जो उन्हें अपनी पहली एम्प्लॉयर ने दी थी, जो उनके पहले एम्प्लॉयर ने उनको गिफ्ट करी थी। तब तक मैं काफ़ी नामी खिलाड़ी बन चुका था, तब तक वो काफ़ी प्रसिद्ध खिलाड़ी बन चुके थे। मगर यह कोई ज़रूरी नहीं कि शोहरत पैसा साथ लेकर आए। लेकिन देखो, शोहरत पैसा ये सब कुछ काम नहीं आता, इज़्ज़त काम आती है, ओके। तब वो मुंबई की लोकल ट्रेनों और बसों में सफ़र करते थे। इतने प्रसिद्ध खिलाड़ी होने के बावजूद वो लोकल ट्रेन और बसों में सफ़र करते थे
क्योंकि टैक्सी पे चढ़ने की हैसियत अभी उनमें नहीं थी। उनको याद है कि एक बार किसी फ़ोटोग्राफ़र ने एक भीड़ से भरे रेलवे स्टेशन पर उनकी तस्वीर खींचकर अगले सुबह अखबार में छाप दी कि हॉकी का सितारा पिल्लई अब भी मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफ़र करता है। तो मतलब इज़्ज़त काम आती है, पैसे संपत्ति ये सब कोई काम नहीं आती। ओके, तो उस दिन मैंने महसूस किया कि मैं एक मशहूर चेहरा बन चुका। तो उस दिन उन्होंने महसूस किया कि वो एक इज्जतदार बंदा बन चुका है और मुझे लोकल ट्रेनों में सफ़र करने से बचना चाहिए। उन्होंने देखा कि अब उनको लोकल ट्रेनों में सफ़र नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं कर ही क्या सकता था, लेकिन वो कर भी क्या सकते थे। मैं जो भी थोड़ा बहुत कमाता उससे अपने परिवार चलाना पड़ता था। तो जो भी थोड़ा कमाते ना उससे अपना परिवार चला लेते थे। धीरे धीरे पैसे जमा करके बहन की शादी की और अपनी माँ के लिए हर महीने पुणे पैसा भेजना शुरू। तो उनकी माँ कहाँ पे रहती थी, एक मिनट आप इसको लाइन करो। उसकी माँ कहाँ पे रहती थी? उनकी माँ रहती थी पुणे में। ओके, तो वो उनकी जो भी सैलरी आती थी वो अपने परिवार को चला लेते थे और वो धीरे धीरे इकट्ठा कर ली उन्होंने अपनी सैलरी और अपनी बहन की शादी उन्होंने कर ली। ओके, और फिर बहन की शादी कर ली और फिर उसके बाद वो माँ के लिए पुणे में पैसे भेज दिया करते थे। आज मेरे पास एक फोर्ड आइकॉन है जिससे मैंने सन 2000 में ख़रीदा था। तो उनके पास एक फोर्ड है, व्हाट इज़ फोर्ड यार, आई थिंक ये फ़ोन होगा। तो उनके पास एक फ़ोन आइकॉन है जिससे जो उन्होंने 2000 में ख़रीदा था। 2000 रुपीज़ नहीं, 2000 सन में ख़रीदा था, मगर वह किसी कॉर्पोरेट हाउस का दिया हुआ तोहफ़ा नहीं। वो किसी कॉर्पोरेट हाउस का दिया तोहफ़ा नहीं है, कोई तोहफ़ा नहीं है। ये उनकी मेहनत एक मिनट, ये किसी कार का नाम है, फोर्ड आइकॉन। इसको आप अंडरलाइन कर लेना अपनी बुक में, फोर्ड आइकॉन, जिससे उन्होंने 2000 ईयर में ख़रीदा था। ओके, ये सन का नाम है, 2000 में ख़रीदा था जिन्होंने, हाँ ये नहीं ख़रीदा था, लेकिन वो किसी का तोहफ़ा नहीं है, वो उन्होंने अपनी खुद की कमाई से पहली कार ख़रीदी थी। तो विनीता नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती है, सफलता का आपके लिए क्या महत्व है? हॉकी को आपने इतना कुछ दिया, इसके बदले आपको क्या मिला? तो कहते हैं आपकी इतना सफलता का क्या हुआ है, आप इतने सफल हो गए, लेकिन आपको उससे क्या मिला? आपने जो हॉकी करी, आपको जितनी प्रसिद्धि मिली, उसके बदले में आपको क्या मिला? तो धनराज पिल्लई बोलते हैं कि मुझे रुपए कुछ इनाम, कि उनको कुछ रुपए मिले इनाम में, मगर आज खिलाड़ियों को जितना मिलता है उससे मुकाबले मेरे को कुछ नहीं मिलता। लेकिन आज खिलाड़ियों को जितना मिलता है ना, उसके मुकाबले उनको उस टाइम पे कुछ नहीं मिला था उतना। मेरी पहली जिम्मेदारी थी परिवार की आर्थिक तंगी को दूर करना और उन सबको एक बेहतर ज़िंदगी देना। तो उनकी पहली इच्छा क्या थी, इसको आप अंडरलाइन करना। उनकी पहली इच्छा थी कि परिवार में आर्थिक तंगी मतलब गरीबी को दूर करना और उन सबको एक बेहतर ज़िंदगी देना, उनकी ये पहली इच्छा थी। विदेश में जाकर खेलने से जो कमाई हुई है उन्होंने उसको 1994 में पुणे के भाऊ पाटिल रोड पर 2 बेडरूम का एक छोटा सा फ्लैट खरीदा। 2 बेडरूम खरीदा और एक छोटा फ्लैट खरीदा। एक छोटा फ्लैट खरीदा जिसमें 2 बेडरूम थे। पर घर छोटा ज़रूर है, पर हम सबके लिए काफ़ी है, उनके लिए काफ़ी है। क्योंकि वो बचपन में गरीब थे ना, इसलिए उनके लिए काफ़ी है। 1999 में उन्होंने महाराष्ट्र सरकार ने मुझे पवाई में एक फ्लैट दिया। तो महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें क्या दिया? पलाई, मुंबई में एक है जगह पवाई, ने मुंबई सरकार ने उनको एक पवाई में एक फ्लैट दिया। वह ऐसा घर है जिसे ख़रीदने के लिए मेरी खुद की हैसियत नहीं हो पाती है। वो इतना अच्छा घर है कि वो खुद नहीं खरीद पाते वो अपनी कमाई से।
तो विनीता फिर लास्ट क्वेश्चन पूछ रही है। क्या क्वेश्चन पूछ रही है? सेलिब्रिटी के साथ एक ही मंच पर बैठना आपको कैसा लगता है? तो सेलिब्रिटी आपको पता है क्या होती है सेलिब्रिटी? अपनी करिश्मा कपूर, ऐश्वर्या राय, ये सब सेलिब्रिटी है। तो उनके साथ मंच पर बैठना आपको कैसा लगता है? तो वो कह रहे हैं बहुत अच्छा लगता है। सबको अच्छा लगता है यार, कैसे प्रश्न है? सबको अच्छा लगता है। तो धनराज कह रहे हैं कि बहुत अच्छा लगा जब हम राष्ट्रपति से मिले, तब यह महसूस हुआ कि हम कितने खास हैं। हॉकी ही है जिसके चलते हर जगह प्रतिष्ठा मिली। तो हॉकी के कारण ही उनको हर जगह प्रतिष्ठा मिली, और जब वो राष्ट्रपति से मिले तब उनको अच्छा महसूस हुआ। इसी के साथ अपना चैप्टर कंप्लीट होता है। थ्योरी पार्ट में पूरा चैप्टर मैंने आपको समझा दिया करीबन 25 मिनट्स में। तो अब बहुत आई होप अच्छे से एक मिनट ये रह गया है। धनराज पिल्लै के व्यक्तित्व को रेखांकित करते हुए विनीता पांडे ने लिखा, वह आपको कभी हंसाता है, कभी रुलाता है, कभी विस्मय से भर देता है, तो कभी खींच से भी। उसके व्यक्तित्व में कई रंग हैं और कई भाव। उसकी ठेठ जमीन से उठकर आसमान का सितारा बनने की यात्रा तय है। तो ये भाई बढ़िया लिखा है विनीता ने उनके व्यक्तित्व के ऊपर। तो अपना ये चैप्टर है संघर्ष के कारण में तुनुक मिजाज हो गया धनराज पिल्लई। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया। मेरा पार्ट 1 है। पार्ट 2 में अपन इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, भाषा की बात वगैरह वगैरह सब कर देंगे। सो कीप लर्निंग, स्टे कनेक्टेड, विल लर्न विद चानू। थैंक यू वेरी मच।